मैं और खालिद दोनों ने अपने साथ किसी मुजाहिद को नहीं लिया था। हम अकेले ही थे। हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली की पुलिस को पहले ही से मेरी तलाश थी। स्टेशन पर हम हर तरह से चौकन्ने होकर अलग अलग सम्त से बाहर निकले। हमने ऐसी ट्रेन पकड़ी थी जो हमें रात के वक्त दिल्ली पहुंचाए। फिर भी दिल्ली जैसे बड़े शहर और भारत के दारुल हुकूमत में रात के वक्त भी हर तरफ रोशनियां होती थीं और पुलिस जगह जगह गश्त लगाती थी। इस काम मुझे तजुर्बा हो चुका था। मैंने कमांडो खालिद से कहा, हमें मुश्ताक अली को टेलीफोन पर इत्तला देनी होगी। हम उस वक्त स्टेशन से बाहर कुछ फासले पर रिक्शा टैक्सी के अड्डे पर खड़े थे। वो बोला, कहां से फोन करोगे? मैंने कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं पब्लिक बूथ से फोन करके आता हूं। पब्लिक बूथ वहां से ज्यादा दूर नहीं था। उस वक्त रात के 2 बजने वाले थे। मैंने पब्लिक बूथ से मुश्ताक अली साहब के घर का नंबर मिलाया और उन्हें बताया कि मैं दिल्ली वापस आ गया हूं और मेरे साथ मेरा एक राजदार दोस्त भी है। वो नींद भरी आवाज में बोले, मियां, ये तुम्हारा दोस्त कौन है और तुमने उसे अपना राजदार क्यों बना लिया? मैंने कहा, मुश्ताक साहब, ये मेरी मजबूरी थी, मगर आपके बारे में मैंने उसे सिर्फ इतना ही बताया है कि आप मेरे मोहसिन हैं और मेरी बीवी की तलाश में आपने एक मुसलमान होने के नाते मेरी मदद की है। मेरा दोस्त बड़ा सच्चा मुसलमान है और पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। आप उससे मिलकर खुश होंगे। मुश्ताक साहब बोले, इस वक्त रात काफी हो गई है, तुम ऐसा करो कि रात किसी जगह गुजार लो, सुबह मुझे होटल पर फोन करना। मैं मुश्ताक साहब की मजबूरी को समझता था। मैंने कहा, बहुत बेहतर, मैं सुबह 10-11 बजे फोन करूंगा। उन्हें खुदा हाफिज कहा और फोन बंद करके सारी बात आकर कमांडो खालिद को बता दी। वो बोला, फतेहपुरी मस्जिद के चौक में पंजाब होटल है, ये दरमियाने दर्जे का होटल है, वहीं चलकर एक कमरा ले लेते हैं। हमने रिक्शा पकड़ा और फतेहपुरी मस्जिद के चौक में पंजाब होटल के सामने उतर गए। ये होटल एक पुरानी बिल्डिंग में बना हुआ था और ज्यादा महंगा नहीं था। हमने यहाँ एक कमरा ले लिया और अलग अलग बिस्तरों पर दोहरे कंबल ओढ़ कर लेट गए। दिल्ली में काफी सर्दी पड़ रही थी। हमने बत्ती बुझा दी और सो गए। सुबह सुबह मेरी जाग खुल गई। मुझे चक्कर सा आया। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। या अल्लाह खैर, कहीं मुझे दौरा तो नहीं पड़ रहा। मैंने दिल में गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ मांगी कि या पाक परवरदिगार, मुझे सांप बनने के अजाब से महफूज रख। मैं बार बार यही दुआ मांग रहा था। चक्कर एक बार आकर रुक गया। कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। कमांडर खालिद कंबल से मुंह सर लपेटे गहरी नींद सो रहा था। रोशनदानों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। दूसरी बार फिर चक्कर आया। मैं उठकर कमरे में टहलने और खुदा से दुआएं मांगने लगा। उसके बाद एक और चक्कर आया और मुझे अपना जिस्म हल्का महसूस होने लगा। मैं समझ गया कि मैं सांप की शक्ल इख्तियार करने लगा हूँ। उस वक्त मुझे इंसानी शक्ल की अशद जरूरत थी। मुश्ताक अली साहब को सारी बात समझानी थी। उनके खास आदमी के ताउन से हमें श्री राज तक पहुंचना और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना था। मैं तो वहीं सजदे में गिर गया और आजिजी से खुदा के हुजूर दुआएं मांगने लगा। मुझे यकीन है कि ये मेरी दुआ का असर था कि खुदावंद करीम ने मुझ पर रहम कर दिया और तीसरी बार चक्कर नहीं आया और मेरा जिस्म भी हल्का होना बंद हो गया। मैंने अपने सारे जिस्म को गौर से देखा। मैं सांप नहीं था। मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया और गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोने लगा। इसी दौरान कमांडो खालिद भी उठ बैठा था। मैं गुस्ल खाने से बाहर निकला तो उसने बिस्तर पर से उठते हुए घड़ी देखी और बोला, दिन के 10 बज गए हैं। मैंने कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं मुश्ताक साहब को फोन करके आता हूँ। मैं नीचे होटल के दफ्तर वाले कमरे में आ गया। काउंटर पर से मुश्ताक साहब को फोन किया। वो अपने होटल में ही थे। कहने लगे, मियाँ, तुम कहाँ पर हो? मैंने उन्हें बताया कि हम लोग पंजाब होटल में हैं। वो बोले, कमरे का नंबर बताओ। मैंने कमरे का नंबर बताया तो वो बोले, मैं पहुंच रहा हूँ, तुम कमरे में ही रहना। मैंने वापस आकर खालिद को बताया कि मुश्ताक साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। वो बोला, उनके आने पर नाश्ता मंगवाएंगे। मैंने कहा, हम नाश्ता कर लेते हैं, उन्हें शायद कुछ देर लग जाए और फिर वो नाश्ता कर चुके होंगे। मैंने मुलाजिम लड़के को बुलाकर नाश्ता लाने को कहा। वो चला गया तो कमांडो खालिद कहने लगा, मुश्ताक साहब आएंगे तो उनके साथ एक बार फिर चाय पियेंगे। लड़का नाश्ता ले आया। ये 15-16 बरस का लड़का था। उसने नाश्ता मेज पर रखते हुए कहा, साहब, आप लोग भोपाल से आए हैं क्या? कमांडो खालिद ने उसकी तरफ जरा सा चौंक कर देखा और पूछा, तुम्हें किसने कहा कि हम भोपाल से आए हैं? लड़का भोला भाला सा था। मुस्कुराकर कहने लगा, साहब, हमारे मालिक के पास एक आदमी बैठा था, आप फोन करके ऊपर गए तो उसने मालिक से कहा कि ये लोग भोपाल से आए हैं। मैंने लड़के से पूछा, उसने और क्या कहा था तुम्हारे मालिक को? वो बोला, साहब, मैंने सिर्फ इतना ही सुना था। उसके बाद मैं नाश्ते की पर्ची लेकर ऊपर आ गया। कमांडो खालिद ने कहा, वो आदमी कौन था? क्या वो अब भी नीचे तुम्हारे मालिक के पास बैठा है? लड़का बोला, नहीं साहब, वो तो चला गया था, मुझे नहीं मालूम वो क्या काम करता है। कभी कभी हमारे मालिक के पास आया करता है और उसके साथ बैठकर चाय भी पीता है, सिगरेट भी पीता है और फिर चला जाता है। मैंने लड़के से कहा, कोई बात नहीं, कोई होगा, हमें उससे क्या, तुम जाओ। लड़का चला गया। मैंने कमांडो खालिद से कहा, ये आदमी जरूर इंटेलिजेंस का आदमी है।
मेरा तजुर्बा यही है कि इस किस्म के दरमियानी दर्जे के होटलों में इंटेलिजेंस के आदमी आते रहते हैं। खालिद ने तशवीश के साथ कहा, लेकिन सवाल ये है कि उसे ये कैसे पता चला कि हम भोपाल से आए हैं? मैंने कहा, हो सकता है उसने स्टेशन पर हमें रेलगाड़ी से उतरते देख लिया हो। जिस गाड़ी से हम आए हैं वो भोपाल ही से तैयार हुई थी। कमांडो खालिद टोस्ट पर जाम लगा रहा था। नफी में सर हिलाते हुए कहने लगा, करमदाद, मामला खराब होता लगता है, हमें इसी होटल से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। मैंने कहा, मुश्ताक साहब भी आ रहे हैं, वो अपने होटल से चल पड़े होंगे। अब तो उनसे मिलने के बाद ही कोई दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे कि किस जगह कयाम करें। हो सकता है मुश्ताक साहब हमें अपने क्वार्टर में ले जाएं। मैंने कमांडो खालिद को बिल्कुल न बताया कि मुझ पर शैतानी ताकतों का हमला हुआ था, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया और मैं सांप बनते बनते रह गया। हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, इस ख्याल से कि मुश्ताक साहब आने वाले थे और हम चाहते थे कि उनसे भी मुख्तसर बात करेंगे और इस होटल को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझा कि होटल का मुलाजिम आया है। मैंने कहा, आ जाओ। दरवाजा खुला और मुश्ताक साहब स्याह गर्म अचकन में मलबूस, सर पर गर्म टोपी ओढ़े अस्सलाम वालेकुम कहते हुए अंदर आ गए। मैंने माजरत की कि मैं होटल वाला लड़का समझा था। वो बोले, मियाँ हम भी होटल वाले ही हैं, बस अब लड़के नहीं रहे, बूढ़े हो गए हैं। कहो कैसे हो? मैंने कमांडो खालिद का उनसे तारुफ करवाते हुए कहा, ये मेरे दोस्त अली अकबर हैं, भोपाल में इनका मनियारी का कारोबार है। महादेव के नाग मंदिर में जमीला की तलाश के सिलसिले में इन्होंने मेरी बड़ी मदद की है, बल्कि एक मुहिम में तो ये मेरे साथ गए थे। मुश्ताक साहब बैठ गए, कहने लगे, ये तुमने मुझे कैसे कह दिया कि भाभी जमीला अब दिल्ली में है और श्रीराज उसे यहाँ ले आया है? तुम्हें ये खबर कैसे मालूम हुई? मैंने अब झूठ बोलना शुरू कर दिया। मुश्ताक साहब, ये खबर हमें उस वक्त मिली थी जब हम महादेव के आश्रम में जमीला की तलाश में नाकाम होने के बाद श्रीराज के शैतान गुरु देवगिरी के मंदिर को जाने के लिए झांसी रवाना होने वाले थे। एक खास आदमी ने हमें बताया कि गुरु देवगिरी को किसी ने कत्ल कर दिया है और मेरी बीवी को श्रीराज के इशारे पर एक आदमी वहां से दिल्ली ले गया है। मुश्ताक साहब बड़े गौर से मेरी झूठी कहानी सुन रहे थे। कहने लगे, ये तो मालूम करना पड़ेगा, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, लेकिन ये देवगिरी को किसने कत्ल कर दिया? अखबार में तो कोई खबर नहीं छपी। मैंने कहा, आप अपने उस आदमी से पता करें जो श्रीराज के पास काम करता है। मुश्ताक साहब बोले, ये तो मालूम करना ही पड़ेगा। कमांडो खालिद कहने लगा, मुश्ताक साहब, जिस आदमी ने हमें ये खबर दी थी वो बड़ा काबिल एतबार है और हमारा खास आदमी है। इसके अलावा भोपाल के एक मंदिर में भी ये खबर फैली हुई थी कि संथावली में स्वामी कुमारगिरी का खून हो गया है। ये भी झूठ था। मुश्ताक साहब हमारे झूठ पर एतबार किए जा रहे थे। कहने लगे, मियाँ ये तो आज ही मालूम हो जाएगा, मगर सवाल ये है कि भाभी अगर दिल्ली में है तो उसका कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? जैसा कि तुमने मुझे फोन पर बताया था कि श्रीराज ने जमीला भाभी को अपने पास नहीं रखा बल्कि किसी खुफिया ठिकाने पर रखा हुआ है, तो उसके खुफिया ठिकाने तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा, ये सारी बातें किसी दूसरी जगह बैठकर इत्मीनान से करेंगे, पहले हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह पर ले चलिए, क्योंकि मुझे खदशा है कि यहाँ हमारे पीछे इंटेलिजेंस वाले न लग जाएं। मुश्ताक साहब इंटेलिजेंस का नाम सुनकर चौंके। कहने लगे, मियाँ तुम्हें ये तो मालूम ही है कि मैं तुम्हें अपने होटल में नहीं ले जा सकता। तुम वहां गए तो श्रीराज तक ये खबर पहुंच जाएगी और वो न सिर्फ ये कि तुम्हें अगवा कर देगा बल्कि हो सकता है मुझे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और मेरे भाई, मुझे तो दिल्ली में ही रहना है। मैंने कहा, मुश्ताक साहब मैं सब कुछ जानता हूं और ये हकीकत है कि मैं आपके और कलकत्ता वाले हाजी साहब के एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। हम यहाँ से किसी दूसरे होटल में भी नहीं जाना चाहते। होटल के इर्द गिर्द CID वाले जरूर मंडलाते रहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके शहर के बाहर वाले क्वार्टर में कुछ देर के लिए ठहर जाएं? मुश्ताक साहब ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप लोग वहां ठहर सकते हैं, क्वार्टर खाली पड़ा है, सिर्फ मेरा बूढ़ा मुलाजिम है वो वहां होता है, लेकिन मेरी शर्त वही होगी कि रात को आप लोग वहां बिजली की बत्ती रोशन नहीं करेंगे और दिन के वक्त भी क्वार्टर के बाहर धूप में नहीं बैठेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मेरे क्वार्टर में आप लोग ठहरे हुए हैं। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन हम भारत के मुसलमान बड़े नाजुक हालात में यहाँ जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम हिंदू हुकूमत के जबरे मुसलसल की जद में हैं। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की भी फिक्र है। हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अब तुम लोग ऐसा करो कि मेरा क्वार्टर तो तुमने देखा हुआ है। मैंने कहा, मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा कि वो किस जगह पर है। मुश्ताक साहब ने थोड़े वक्फे के बाद कहा, फिर ऐसा है कि तुम लोग उसी जगह मेरे आदमी का इंतजार करो, मैं उसे जाते ही भेज देता हूँ, वो तुम्हें
तुम्हें मेरे क्वार्टर में पहुंचा देगा। मैं खुद तुम्हें मिलने रात के किसी वक्त आऊंगा, ठीक है? मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोले शुक्रिया की कोई बात नहीं मियाँ, ये तो मेरा फर्ज है जो अदा कर रहा हूँ। उन्होंने हम दोनों से हाथ मिलाया और मेरे इसरार पर भी चाय पीने के लिए न ठहरे और चले गए। कमांडो खालिद ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, मुश्ताक अली साहब बहुत मुखलिस हैं। मैंने कहा इनके दिल में मुसलमानों के लिए मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा है। कमांडो खालिद बोला, अब ऐसा है कि तुम कमरे में ही ठहरो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि होटल के मालिक के पास कौन आदमी बैठा हुआ है। मैंने उसे मना करते हुए कहा, कमांडर तुम्हें नीचे जाने की जरूरत नहीं है, मैं होटल के मुलाजिम लड़के को बुलाता हूँ। बुलाने की जरूरत नहीं, वो खाली बर्तन लेने आने ही वाला होगा, उससे मालूम करेंगे कि वो मशकूक आदमी दोबारा आया था या नहीं। तुम मत पूछना, मैं खुद उससे बात करूंगा। हम बैठकर श्रीराज और संथावली के गुरु की हलाकत और महादेव के आश्रम की तबाही के बारे में बातें करने लगे। मैंने खालिद से कहा, श्रीराज को उसके गुरु कुमार गिरी के कत्ल की रिपोर्ट मिल गई होगी, हो सकता है वो दिल्ली से वहां गया हुआ हो। कमांडो खालिद कहने लगा, अगर वहां गया भी होगा तो 2-1 रोज में वापस आ जाएगा। मैंने कहा चाहे वो 1 हफ्ते में वापस आए, मैं उसका इंतजार करूंगा। उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर मैं यहाँ से कलकत्ते नहीं जाऊंगा। इतने में मुलाजिम लड़का बर्तन उठाने आ गया। मैंने उसे 5 रुपए टिप दिए तो वो बड़ा खुश हुआ। मैंने उससे पूछा, वो आदमी तुम्हारे मालिक के पास फिर तो नहीं आया? वो बोला, अभी थोड़ी देर पहले आया था, मालिक से 1-2 मिनट बातें करने के बाद चला गया। मैंने कहा, दफा करो, हमें उससे क्या लेना। ये मैंने लड़के पर जाहिर करने के लिए कहा था कि हमें तशवीश करने की कोई जरूरत नहीं है। जब लड़का चला गया तो मैंने कमांडो खालिद से कहा, उस आदमी का दोबारा आना खतरे से खाली नहीं है, वो इंटेलिजेंस का ही आदमी है। कमांडो खालिद कुछ मुतफक्किर हुआ, कहने लगा, मुश्ताक साहब के आदमी के आने तक इंटेलिजेंस वाले को दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर उसने हमें यहाँ से निकलते हुए देख लिया तो जरूर हमारा पीछा करेगा या किसी दूसरे को हमारे पीछे लगा देगा। ये लोग बड़े शहरों में जहाँ भी जाते हैं उनके साथ 1-2 पुलिस वाले जरूर होते हैं। मैंने कहा, मुश्ताक साहब के आदमी का इंतजार करना जरूरी है, हम यहाँ से किसी दूसरी जगह चले गए तो। कमांडो खालिद ने मेरी बात काटते हुए कहा, अब ये बात खुदा पर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। हम कमरे में ही बैठे रहे। आधा घंटा गुजर गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? किसी ने कहा, मुझे मुश्ताक साहब ने आपको लेने भेजा है। हमारी जान में जान आ गई। ये उनका ड्राइवर था जो मुझे पहचानता था। उसने मुझे सलाम किया और हम उसके साथ सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गए। मैंने काउंटर की तरफ देखा, होटल का मालिक अकेला ही था, उसके पास कोई दूसरा आदमी नहीं था। हमने बिल अदा किया और खामोशी से बाहर निकल गए। गाड़ी में बैठे और गाड़ी मुश्ताक साहब के क्वार्टर की तरफ चल पड़ी। दिन का वक्त था। दिल्ली के शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जोरों शोर से जारी थी। पुरानी दिल्ली के इलाके से निकलकर गाड़ी एक निस्बतन गैर आबाद सड़क पर दौड़ने लगी। देर तक हम दिल्ली शहर के मज़ाफात की सड़कों पर से गुजरते हुए एक नाले के पुल पर से गुजरे तो मैंने नाले को पहचान लिया। ये वही नाला था जिसकी एक जानिब मुश्ताक साहब का क्वार्टर था, मगर ये क्वार्टर नाले के दूसरे पुल के पास था जहां इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। गाड़ी उसी क्वार्टर के आगे जाकर रुक गई जहां मैं और जमीला पहली बार उतरे थे और जहां से सपेरे ने उसे अगवा किया था। बूढ़ा मुलाजिम वहां मौजूद था। उसने मुझे सलाम किया। मैंने उसका हाल वगैरह पूछा। हमारे पास कोई सामान वगैरह नहीं था, सिर्फ एक चमड़े का सफरी थैला कमांडो खालिद के पास था जिसमें 2-4 कपड़े और तौलिया वगैरह था। ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस चला गया। बूढ़े मुलाजिम ने हमें चाय बना कर दी। हमने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। मुश्ताक साहब ने हमें इस बात की खास तौर पर हिदायत की थी। कमांडो खालिद ने मेरी तरफ गौर से देखकर कहा, करमदाद, तुम्हें कोई चक्कर तो नहीं आ रहे? इसका मतलब था कि कहीं मुझ पर सांप की शक्ल इख्तियार करने का दौरा तो नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा, खुदा के लिए कमांडर, उसका नाम मत लो, अभी तक तो अल्लाह का करम है, मेरा ख्याल है कि ये बला मेरे सर से टल गई है। वो बोला, खुदा करे ऐसा ही हो। अगरचे तुम सांप के रूप में बड़ी आसानी से श्रीराज को खत्म कर सकते हो, मगर मैं तुम्हें सांप की शक्ल में हरगिज नहीं देखना चाहता। दोपहर को हमने कमरे में ही बैठकर खाना खाया। खाने के बाद हम फिर बातें करने लगे। कमांडो खालिद बोला, हम मुश्ताक साहब के साथ दोहरी गेम खेल रहे हैं, हमें अपनी बातों में बड़ी एहतियात की जरूरत थी। मुश्ताक साहब को हमने ये तासुर दिया कि तुम्हारी बीवी जमीला भाभी को श्रीराज दिल्ली ले आया है और हम उसी की तलाश में आए हुए हैं, जबकि हकीकत यह है कि हम श्रीराज को कत्ल करने आए हैं। हमें अपनी गुफ्तगू में बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ेगा। मैंने कहा, मुश्ताक साहब को असली हकीकत की खबर नहीं लगने देंगे, तुम फिक्र न करना। कमांडो खालिद ने पूछा, मुश्ताक साहब का जो आदमी श्रीराज के गैंग में काम करता है, हमें उससे राब्ता कायम करना होगा, क्योंकि श्रीराज की रोजमर्रा की मसरूफियात और मामूलात के बारे में
वही आदमी सही इत्तला फराहम कर सकेगा। मैंने कहा मैं उस आदमी से एक बार मुश्ताक साहब के होटल में मिल चुका हूँ। वो मुसलमान है और उसे मालूम है कि श्रीराज ने मेरी बीवी को अगवा करने के बाद तोहफे के तौर पर अपने गुरु को दे दिया था। खालिद बोला, क्या उस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है? मैंने कहा हमें उस पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें तो उससे किसी बहाने श्रीराज की सुबह शाम की मसरूफियात के बारे में ही मालूम करना होगा, ताकि हम ये तय कर सकें कि उस पर किस जगह और किस वक्त कातिलाना हमला किया जा सकता है। उसके बाद हमारा मिशन खत्म हो जाएगा और हम यहाँ से कलकत्ते की तरफ निकल चलेंगे। रात को मुश्ताक साहब भी आ गए। उन्होंने आते ही बताया कि किसी ने श्रीराज के गुरु देवगिरी को कत्ल करके उनके मंदिर और आश्रम को बम्बों से उड़ा दिया है और श्रीराज वहीं गया हुआ है। हमने मसनूई हैरानी से एक दूसरे को देखा। मैंने पूछा ये कब हुआ और कैसे? मुश्ताक साहब बोले, अभी कुछ पता नहीं चला ये काम किसने किया है। मेरे आदमी ने जो श्रीराज के यहाँ मुलाजिम है सिर्फ इतना ही बताया है। मैंने पूछा श्रीराज आपके ख्याल में कब वापस आएगा? वो कहने लगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग मुश्ताक साहब के खास आदमी से राब्ता कायम करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, मुश्ताक साहब अब जबकि श्रीराज दिल्ली में नहीं है तो हमें जमीला का सुराग लगाने में निस्बतन आसानी होगी, लेकिन इसके लिए आपके आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। हो सकता है उसे मालूम हो कि श्रीराज ने मेरी बीवी को दिल्ली में किस जगह छुपा रखा है। मुश्ताक साहब सीधे साधे आदमी थे। कहने लगे, हाँ मियाँ, सिर्फ रुस्तम ही इस बारे में कुछ बता सकेगा क्योंकि श्रीराज को उस पर बड़ा भरोसा है। रुस्तम उस आदमी का नाम था जो मुश्ताक साहब का दोस्त था और जो श्रीराज के पास मुलाजिम था। कमांडो खालिद बोला, क्या आज रात या कल किसी वक्त रुस्तम से मुलाकात हो सकती है? मुश्ताक साहब ने कहा, कुछ पता नहीं, रुस्तम को श्रीराज अपने साथ ही गुरु देवगिरी के क्रियाक्रम करने ले गया हो, ये मैं तुम्हें कल बता सकूंगा। मुश्ताक साहब के जाने के बाद हम दोनों अपनी स्कीम तैयार करने में लगे रहे, फिर सो गए। दूसरा दिन निकल आया। कमरे में ठंड थी। क्वार्टर के पीछे जो वीरान ग्राउंड थी वहां धूप निकली हुई थी। मैं और कमांडो खालिद क्वार्टर की अकबी दीवार के साथ चारपाई डालकर धूप में बैठ गए। दूर से मुझे वो वीरान खंडर नजर आ रहा था जिसके तहखाने में मैंने भारतीय इंटेलिजेंस के आदमी को कत्ल करके फेंका था। खुदा जाने उसका क्या बना था। अब तो उसकी सिर्फ वहां हड्डियां ही रह गई होंगी। मैंने उसके मुताल्लिक कमांडो खालिद से कोई बात न की, उसकी जरूरत भी नहीं थी। कुछ देर धूप में बैठने के बाद हम वापस क्वार्टर में आ गए। रात के पिछले पहर मुश्ताक साहब अपनी गाड़ी में आए। उन्होंने बताया कि रुस्तम श्रीराज के साथ नहीं गया, वो दिल्ली में श्रीराज के बंगले पर ही है। हमें ये सुनकर इत्मीनान हुआ। मुश्ताक साहब बोले, उसे ये जगह मालूम है, वो कल सुबह तुम्हें मिलने आएगा। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोले, मियाँ करमदाद, तुम तो रुस्तम की शक्ल पहचानते हो ना? तुम उससे मिल चुके हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उसे पहचान लूंगा, बस वो कल 9-10 बजे यहाँ पहुंच जाएगा। तुम खुद उससे जो बातें करनी हैं कर लेना, मगर एक बात का ख्याल रखना कि उसके साथ मेरे बारे में कोई गैर जरूरी बात मत करना। हो सकता है उसे जमीला भाभी के बारे में कुछ मालूम हो। मैंने कहा, आप इत्मीनान रखें, हम आपके बारे में उससे कोई बात नहीं करेंगे। थोड़ी देर बैठकर मुश्ताक साहब चले गए। अगले दिन पूरे 10 बजे रुस्तम आ गया। मैंने कमांडो खालिद से उसका तारुफ करवा दिया। वो बड़ी खंदा पेशानी से हमें मिला। मुश्ताक साहब ने उसे बता दिया हुआ था कि हम जमीला की तलाश में दिल्ली आए हैं, जिसको श्रीराज ने किसी खुफिया जगह पर छुपा रखा है। रुस्तम ने बात शुरू करते ही कहा, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, जमीला बीबी श्रीराज के पास नहीं है। उसे तो श्रीराज ने अपने गुरु देवगिरी को दे दिया था और गुरु देवगिरी का किसी ने खून कर दिया है। श्रीराज वहां अपने गुरु का क्रियाक्रम करने गया हुआ है। हो सकता है वो जमीला भाभी को वहां से लेता ही आए। हमें जमीला के बारे में मजीद बातें करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा टारगेट श्रीराज था, जमीला नहीं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे ख्याल में श्रीराज क्रियाक्रम के बाद दिल्ली कब वापस आएगा? क्योंकि उसके आने के बाद ही हमें जमीला के बारे में कुछ पता चल सकेगा। हो सकता है वो उसे साथ ही लेता आए। रुस्तम इस बात में सर हिलाते हुए बोला, हो सकता है वो जमीला भाभी को साथ ही ले आए, लेकिन आपका जमीला भाभी तक पहुंचना नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि श्रीराज उसे अपने बंगले पर ही रखेगा और वहां दिन रात गार्ड्स का पहरा होता है। वहां तो बाहर से कोई चिड़िया भी उड़कर नहीं आ सकती। हमें सिर्फ श्रीराज के मामूलात से गरज थी। जमीला तो पहले ही से हमारे पास थी। मैंने रुस्तम से कहा, रुस्तम भाई, जमीला मेरी बीवी है, मैं उसे वापस लाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। तुम हमारी इतनी मदद करो कि हमें सिर्फ ये बता दो कि श्रीराज किस वक्त अपने बंगले पर होता है और किस वक्त नहीं होता, रात को किस वक्त सो जाता है, बाकी काम हम खुद ही कर लेंगे। वो सर खुजाते हुए बोला, अब ये बातें तो श्रीराज के दिल्ली आने पर ही मैं बता सकूंगा। वैसे वो रात को 2-3 बजे ही सोता है। रात
गए तक उसके यहाँ लोग पीने पिलाने में मसरूफ रहते हैं और सुबह 1 बजे से पहले नहीं उठता। कमांडो खालिद ने कहा, रुस्तम भाई तुम्हें तो मालूम ही है कि जमीला भाभी करमदाद की मनकूहा बीवी है और उस बदमाश श्रीराज ने उसे जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। करमदाद हमारा मुसलमान भाई है और पाकिस्तानी है, उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। रुस्तम कहने लगा, मुझसे जो कुछ हो सका मैं जरूर करूंगा, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां भी हैं। मैं एक खास हद से आगे नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप किसी के आगे मेरा नाम नहीं लेंगे, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैंने उसे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, रुस्तम भाई हम तुमसे वादा करते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, हम पर कैसी ही मुसीबत क्यों न आन पड़े, हमारी जबान पर तुम्हारा नाम नहीं आएगा। रुस्तम मुतमईन नजर आने लगा। बोला, अब ऐसा है कि जैसे ही श्रीराज अपने गुरु देवगिरी का क्रियाक्रम करके दिल्ली वापस आया, मैं आपको खुद यहाँ आकर इत्तला कर दूंगा कि वो अकेला आया है या जमीला भाभी को भी साथ लेकर आया है। हमने रुस्तम का शुक्रिया अदा किया और वो चला गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।